खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आप आज का मॉर्निंग शो में इंतहाई अहम बात होगी जी, जहां जम्मू कश्मीर की सियासी पस मंज़र के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। वहीं पर आपको दिल्ली भी लिए चलेंगे, दिल्ली की सियासत के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ इस वक्त कंदहार, काबुल के आसपास चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से बदल रहा है दुनिया भर का मंजरनामा, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल का असर अब पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। सब कुछ होगा। 10 बजे तक आपका साथ देंगे हम, आप और हम लगातार टीवी चैनल्स पर बने रहेंगे, हम स्टूडियो से, आप घर पर। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीडबैक के लिए याद रखिएगा, हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और वहाँ से आप और हम बराह रास्त राब्ते पर भी रहेंगे। बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर जो आप तहरीर करेंगे उसे जगह दी जाएगी मुनासिब मकाम पर। और जो मामले आप उठाएंगे वो उठाएंगे आप और हम 9:40 पर। तो ये सारा प्रोग्राम रहेगा जी इस तरीके का, जो फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि नई दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ जी ज्वाइन करने के लिए। और ख़बरों के पड़ाव पर आने से पहले ज़रा माजी पर भी एक नज़र। खुशामदीद, सुबह बखैर, एतवार का दिन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरवाफियत से होंगे। और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो हम पिछले कुछ दिनों से चलते आ रहे हैं। और पहले सबसे आज नज़र डालेंगे 22 अगस्त में क्या कुछ अहम हुआ है पिछले 100 सालों के दौरान, 50 सालों के दौरान, या उससे पीछे कुछ वाक़यात। 1320 की सबसे पहले आपको बात बताते हैं, चूंकि दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो को गाजी मलिक ने आज ही के दिन शिकस्त दी थी। 1320 में जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 22 अगस्त यानी आज का दिन आता है। 1627 में आज ही का दिन था। फ्रांस के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के दरमियान आखिरी जंग हुई थी, जो आज तक आप देख रहे हैं। यूरोप के अंदर जो एक बहस चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, इसकी शुरुआत दरअसल 1620 या 25 के आसपास हुई थी, लेकिन 27 में उस वक्त जंग जरूर खत्म हुई थी, जो आखिरी जंग थी। फ्रांस के अंदर इसका आगाज हुआ था और वहीं पर इसको खत्म भी किया गया था। 1639 में मद्रास से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी तौसी की बुनियाद रखी। वही मद्रास जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान के अव्वलीन गवर्नर जनरल वॉरेन मैनस्टिंग की मौत आज ही के दिन हुई थी। 1818 का दिन था। और 1848 में अमेरिका ने आज ही के दिन न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया था। आज अमेरिका ने अपना हिस्सा इसको बनाया था। 1921 में बाबा कौम महात्मा गांधी ने गैर मुल्की कपड़ों को जलाया था। हालांकि तहरीक पहले से शुरू हुई थी, गैर मुल्की सामान की खरीदो फरोख्त नहीं होगी, और आज का दिन था जब उन्होंने कपड़ों की एक पूरी मिल आग के हवाले कर दी थी। 2021 आज का दिन 2012 कबल के प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के 13वें सदर बने थे। और 1996 का आज ही का दिन था। तमिलनाडु हुकूमत ने जो पीछे मद्रास का हमने नाम लिया, आज ही का दिन जब मद्रास का नाम तब्दील किया था और इसे चेन्नई किया गया था साल 1996 में। चलिए जी, ये तो थी बात जनाब माजी की, यानी तारीख, पस मंज़र में क्या कुछ हुआ है, बैक हिस्ट्री में हमारे साथ क्या कुछ हुआ, और ये बात कुछ वाक़यात आज हमने याद दिलाए। अब बढ़ते हैं जी आगे। शुरुआत ज़रा करते हैं बड़े कन्फ्लिक्ट जोन अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र न सिर्फ भारत की है, जम्मू कश्मीर की है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें और पूरी मीडिया का महव मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान बना हुआ है। कि 15 अगस्त के बाद हर दिन बदल रही है सूरत हाल। लेकिन इस बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का आलम बराबर बरकरार है। वतन वापसी के लिए शहरी बेचैन है। और इस बीच अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि 2 परवाज़ें जो भारत की जो 2 परवाज़ें कल रवाना हुई थी, तकरीबन 350 लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है। और ये पहली परवाज़ होगी एयर इंडिया की, जो निजी कंपनी की है, होगी सिविल एयर जेट होगा, जिसने तकरीबन 87 भारतीयों को तजाकिस्तान से
दिल्ली की ओर रवाना करवाया है। यानी अभी थोड़ी देर पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पहुंचे हैं। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कल जब ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस चला, जिसमें कमोबेश 80 लोगों को काबुल से उठाया गया, भारत लाया गया, तस्वीरें आपके सामने है जी एयरपोर्ट की, किस तरीके से उन्हें वापस लाया जा रहा है और मुख्तलिफ तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन जब ये इवैक्यूएशन का प्रोसेस चलवाया गया कल, तो इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 150 भारतीय मिस कर गए जी जहाज़ में आने से। उसकी दो बड़ी वजूहतें बताई जा रही है। आपको याद होगा कि कल एक खबर डेवलप हुई थी कि तालिबान ने 150 भारतीयों को अगवा किया है और तकरीबन 2-2:30 बजे तक मखमसे का आलम रहा। और जो प्रोफेसर साहब कश्मीर के हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि तालिबान उनको एस्कॉर्ट करके जहां पर वो थे एयरपोर्ट के बाहर, वहां से उनको एस्कॉर्ट किया गया और एक जगह पर लिया गया जहां पर उन्हें पता नहीं है क्या है, और वहां पर पूरी तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन की गई और फिर उन्हें वापस उस जगह पर लाया गया जहां पर वो रह रहे थे। और उस बीच का जो वक्त है वो इवैक्यूएशन का वक्त है और इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। इस तरीके की इत्तलात जो है वो सामने आ रही है। ताहम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। भारत सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया और अब काबुल से ही नहीं बल्कि जो लोग काबुल से बाहर किसी भी तरीके से तजाकिस्तान पहुंचे हैं या पास की रियासतों के अंदर चले गए हैं, अब वहां से भी इवैक्यूएशन के प्रोसेस को तेज करने की बातें जो है वो कही जा रही है। पहला बैच 135 भारतीयों का इवैक्यूएट हुआ था काबुल से दोहा की और उसके बाद उन्हें अब रिटर्न कर दिया गया और कतर एम्बेसी की तरफ से जो तफसीलात फराहम कर दी गई है कि जो भी भारतीय वहाँ पर आए थे उन्हें वहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया। तस्वीरें भी कतर एम्बेसी की तरफ से जारी कर दी गई थी कि किस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें वापस वतन जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन सबकी नज़रें अफगानिस्तान में रहेंगी जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल तो है लेकिन एयरपोर्ट पर अमरीकी अफवाज का कंट्रोल है। और अमरीकी अफवाज की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जब तक एक एक आदमी को जो बाहर मुल्क से बाहर जाना चाहता है, अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है, उसे बाहर नहीं भेजा जाएगा, तब तक कंट्रोल जो है वो लगातार अपने पास ही रखेंगे। तो कुल मिलाकर जहाज़ थोड़ी देर पहले लैंड हो गया है जी दिल्ली एयरपोर्ट पर और इसमें कमोबेश 80 वो भारतीय हैं जिन्हें कल इवैक्यूएट करवाया गया था कंधार काबुल से। जी बढ़ते हैं आगे। बात जब एयरफोर्स के हवाले से हो रही है तो एक और जहाज अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। चूंकि सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि तमाम भारतीय महफूज हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर हैं। एक तो मरकजी हुकूमत की तरफ से बयान जारी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ मजीद 168 शहरियों को लेकर एक और तैयारा जो कि काबुल से अब से आज सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक 7:30 से 8 बजे के बीच में वहां से रवाना हुआ है और गाजियाबाद के अंदर हिंडन एयरबेस पर जो भारतीय फिजाइया के कंट्रोल में है, यहां पर अब से थोड़ी देर बाद ये तैयारा उतरेगा। और दूसरी तरफ जो तालिबान ने अगवा बनाने की खबरें आई थी उस पर भी बयान जारी करके उन खबरों की तरदीद तालिबान की तरफ से जरूर की गई है। लेकिन कल जो आपको बताया कि 350 के आसपास शहरी जिनमें कुछ लोगों की फ्लाइट मिस हुई, कुछ पहुंच गए और अब से थोड़ी देर बाद चूंकि इंतजार तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो तैयारा है वो पहुंच जाएगा हिंडन एयरबेस और मजीद 168 शहरियों को काबुल से इस वक्त भारत यानी नई दिल्ली लाने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल उन्हें गाजियाबाद उतारा जाएगा और उसके बाद अपने अपने स्टेशन की तरफ यहां से उनको रवाना किया जाएगा। 168 के आसपास ये तादाद बताई जाती है जो अब से थोड़ी देर पहले एक और अपडेट मिल रहा है इस पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब अमेरिका के हवाले से भी करते हैं। चूंकि इस वक्त काबुल एयरबेस के आसपास जो कुछ हो रहा है, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, तो काबुल एयरपोर्ट जो इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। भारत को 2 परवाजें उड़ाने की इजाजत कल भी मिली और आज मजीद परवाजें यानी एक तो पहुंचने वाली है थोड़ी देर बाद और भी मिल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका और जर्मनी ने अपने शहरियों को हिदायत दे दी है, उनके लिए एडवाइजरी जारी की है कि बुलाए जाने पर ही एयरपोर्ट का रुख करें, यानी जब उनको जरूरत पड़े उनको कॉल की जाएगी तो उसके बाद वो जिस एरिया के अंदर हैं, काबुल के किसी रिहायशी इलाके से एयरपोर्ट तक का भी एक लंबा सफर है तो वहां पर बीच में कहीं परेशानी आ सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर तक जरूर कंट्रोल इस वक्त जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का है, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर तालिबान ने जो है वो अपना जमाव उनका देखा जा रहा। तो इसलिए अपने अपने शहरियों को इस वक्त एहतियातन हिदायत भी दी जा रही है कुछ ममालिक की तरफ से, जिनमें अमेरिका और जर्मनी भी शामिल है। दूसरी तरफ भारतीय शहरी जो आसपास एयरपोर्ट के हैं उनको पहले से कहा गया है कि जो पहुंच चुके हैं वो इंतजार करें, लेकिन मजीद उसी तरीके से जिस तर्ज पर जर्मनी और अमेरिका ने अपने शहरियों को यह कहा कि जब तक हुकाम आपको एयरपोर्ट पर ना बुलाए
तब तक वो इस रास्ते का रुख ना करें जो एयरपोर्ट की तरफ आता हो, कहीं पर उनको कोई परेशानी आ सकती है। और वही हिदायत अब दीगर मालिक भी जारी करने लगे हैं। इधर साबिक वजीर अजम बरतानिया टॉनी ब्लेयर की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया और अपने बयान में टॉनी ब्लेयर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अमरीकी पॉलिसी जो अफगानिस्तान के लिए अडॉप्ट की गई है ये एक फेल पॉलिसी है और इस वजह से जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें इस वक्त चली गई और अफगानिस्तान को एक जंग का मरकज़ बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, इससे पूरे आलमी इस्लाम पूरी दुनिया को जहां पर ख़तरा पैदा हो रहा है वहीं पर अमेरिका को भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा। उनका मानना है कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया है ये डेंजरस है, बहुत ही ख़तरनाक है और गैर ज़रूरी इक़दाम अमेरिका की तरफ से जल्दी में जो है वो किए गए हैं। और उसके साथ साथ व्हाइट हाउस का भी बयान जो है वो इस वक्त सामने आया और व्हाइट हाउस का मानना है तकरीबन 17,000 लोगों को काबुल से 14 अगस्त से कल रात देर गए तक बाहर निकाला गया है। 17,000 लोगों को निकाला गया है। बयान जारी किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से और ये कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से 6 C-17 और 32 चार्टर जो है वो काबुल से उठाए गए हैं, जिनमें 3,800 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया है। यानी कल अमेरिका की तरफ से C-17 और 32 चार्टर फ्लाइटों को इजाज़त दे दी गई थी, जिसमें तकरीबन 3,800 पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया गया और एंडिंग जुलाई तक ये जो तफसीलात सामने आ रही है इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 22,000 और लोगों को जो है वहाँ से निकालने का प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इवैक्यूएशन का प्रोसेस। और ये इवैक्यूएशन के प्रोसेस को जब आप देखते हैं तो इसमें अब कई बड़े नाम भी आपको देखने को मिलेंगे जो अब अपना बयान खुद ही सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से चले गए हैं। तो ये तो सूरत हाल थी जनाब अफगानिस्तान की, लेकिन जब मुल्क के अंदर देखते हैं तो अफगानिस्तान को लेकर असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कल रात देर गई कि असम इंतजामिया ने उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने तालिबान की हिमायत की है। यानी जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर अफगानिस्तान के अंदर किया है उस पर उन्होंने अपनी राय ज़नी की थी सोशल मीडिया पर। अब तकरीबन 15 लोगों के ऊपर UAPA कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि आसाम के वज़ीर आला की तरफ से कि पुलिस को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं और खुसूसी हिदायत दिए गए हैं कि वो उन सभी लोगों पर कार्रवाई करे जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो ये गिरफ्तारियां हुई है उनमें 18 साल BCom का बच्चा भी है जो BCom के अंदर पढ़ रहा है, 24 साल मेडिकल स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ पढ़ रहा है, 26 साल का एक मकामी सहाफ़ी है उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ कुछ और लोग हैं जिन्हें आसाम पुलिस की तरफ से कल गिरफ्तार किया गया है। 15 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कल हुई और उन पर एक्ट जो है वो UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। और इसमें यह साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से उन्होंने तालिबान टेक ओवर पर खुशी या तालिबान टेक ओवर पर उसकी हिमायत में तहरीर किया था सोशल मीडिया पर, उनको देखते हुए ही एक कार्रवाई जो है वो की गई है। अब आसाम के जो स्पेशल DGP है लॉ एंड ऑर्डर GP सिंह, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये साफ कर दिया गया है कि गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके साथ साथ DIG जो है उनका मानना है कि जो आसाम का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उन्होंने पूरे स्टेट के अंदर यानी आसाम के अंदर इस पर गहरी नज़र रखी हुई है और जो भी इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आसाम तो आसाम, हम आपको एक बात और भी बताते चले, मरकजी वजारत दाखिला ने भी इस बात का अंदिया दिया है ज़राया से जो हमारे पास खबर है कि सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जाए और इस तरीके के ट्वीट्स और इस तरीके के पोस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आसाम से शुरुआत हुई है, मुल्क के कई रियासतों के अंदर और भी हो सकता है। इस तरीके की खबर ज़राया से हमारे पास है। बढ़ते हैं जी आगे। जब इस वक्त हमने आपको बताया कि असम में क्या हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर इसे अछूता रहे यह सवाल ही नहीं बनता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। बयान आने के साथ ही दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक इस वक्त गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम का हिस्सा थी जनूबी कश्मीर के अंदर, लेकिन अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल उससे भारत को सबक सीखने की तरफ उन्होंने इशारा किया। चूंकि बंदूक की नोक पर जज्बात और एहसासात को खत्म नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता और अवामी जज्बात के सामने सुपर पावर भी बेबसी का शिकार हैं। महबूबा मुफ्ती का उस वक्त बयान सामने आया जब इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में आसाम तो आपके सामने एक मिसाल रखी, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिस्सों से और मरकज के ज़ेर-ए-निज़ाम इलाकों से
बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने जज्बात और एहसासात को दिखाने की कोशिश हो रही है और बयानात कई सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से की गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर मुनव्वराना समेत कई लोगों पर तालिबान के हक में बात करने या तालिबान के मुतल्लिक अगर हिमायत ना भी की हो तो बात अगर की तो साबिक जो इस वक्त भी एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है शरीफुद्दीन बरकी, उनके साथ साथ मुनव्वराना उन तमाम लोगों के खिलाफ ऑलरेडी केस लग चुका है। मगर महबूबा मुफ्ती जो अब एक बार फिर सुर्खियों में है जम्मू कश्मीर से और वादी कश्मीर के अंदर, उनकी तरफ से इस वक्त कैंपेन पार्टी लीडरान या कारकुनान की तरफ से की जा रही है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक ये है कि महबूबा मुफ्ती का आउटरीच करना साउथ कश्मीर के अंदर, पहले यूथ कन्वेंशन हुआ था और उसके बाद कल महबूबा मुफ्ती खुद आई कुलगाम के अंदर। ये देख लीजिएगा ये कब हुआ है, जब 2019 का डिसीजन हुआ, उसके बाद लगभग पहली बार इस तरीके से ओपन मीटिंग्स के अंदर महबूबा मुफ्ती का आना है। लेकिन आते ही तेवर बड़े सख्त थे। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को वार्निंग दी है और ये वार्निंग क्या है, अभी भी वक्त है कि संभल जाओ। ये कोट अनकोट करके आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का माहौल उन्होंने बनाया था, नहीं तो मिट जाओगे। और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला जो कुलगाम के अंदर थी, उन्होंने मुल्क की क़ियादत को इंतबा देते हुए कहा कि सुधर जाओ, रियासती अवाम के सब्र का इम्तिहान मत लो वरना आप भी मिट सकते हैं। रेफर वो कर रही थी तालिबान को, क्या कुछ कहा जरा उसको भी जरा चलाने की कोशिश कीजिएगा ताकि साफ हो जाए जो खबर आ रही थी क्या उसी तरीके का माहौल था या हमारे कहने और महबूबा मुफ्ती के कहने में काफी फर्क था, क्योंकि बाद में कहा जा रहा है कि जनाब मिस इंटरप्रेट किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान जो ही सामने आया, रिएक्शन जम्मू कश्मीर की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी आया और उसके साथ साथ रिएक्शन जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी आया और ये कहा गया कि जिसको अगर महबूबा मुफ्ती को ये लग रहा है कि तालिबान बाअसर है और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करता है तो महबूबा साहिबा को चाहिए कि वो अफगानिस्तान का रुख करें। लेकिन क्या कुछ कहा गया है जरा उसको सुन लीजिएगा। जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा और आपको मौका है अभी भी। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को आगाह करते हुए कहा कि वो होश से काम लें और कश्मीरियों के सब्र का इम्तिहान ना लें। महबूबा मुफ्ती बीजेपी लीडर महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद बीजेपी लीडर रविंदर रैना का भी बयान सामने आया और जिस दौरान उन्होंने पलटवार करते हुए अपने अंदाज में महबूबा मुफ्ती के लिए बड़ी बातें जो है वो साफ कर दी है। जी बिल्कुल, रविंद्र रैना की साउंड बाइट भी जरा प्ले कर दीजिएगा क्योंकि उनका रद्देमल उस वक्त सामने आया था जब कुछ ही मिनट पहले महबूबा मुफ्ती का बयान और उसके बाद जम्मू से पार्टी दफ्तर से उन्होंने बयान जारी किया। हमारे देश के महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहाँ तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा। मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं, दिल से हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद किया है। चलिए जी, बात सुना रहे थे हम कि वार पलटवार, क्योंकि अब सियासत और तेज हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकने, ब्रेक के उस पार आएंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की आपको बात बताएंगे। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प भी है, क्योंकि मानना है कि अगर एक तरफ से बंदूक है तो दूसरी तरफ से हुकूमत खामोश तो नहीं बैठ सकती है। किस कॉन्टेक्स्ट में बयान आया और क्यों बयान आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में वक्त हो गया जी जरा बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दिए गए बयान की, क्योंकि बयान दिल्ली में उन्होंने दिया है। मौका था एक किताब की रस्मी रोनुमाई हो रही थी, और उसी रस्मी रोनुमाई के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयान दिया है, और बयान में उन्होंने साफ कर दिया कि उनके होते हुए हड़ताल तो अब नहीं होनी है किसी भी कीमत पर, और अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई और ज़्यादा सख्त होगी। खाका खींचा गया है, तैयारी की गई है, ऐसी सरगर्मियों को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर पाकिस्तान बंदूक का सहारा लेता है, इस्तेमाल करता है, नौजवानों को इसमें मुलव्वस करता है, तो शायद आगे से भी जवाब देना जरूरी होगा, मुकाबला भरपूर किया जाएगा। 3-4 बड़ी बातें उस खिताब में जो दिल्ली के अंदर जहां पर एक किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी जा रही थी, और इस तकरीब में बड़ी बात यह कि आज के वक्त में अलहदगी पसंद सरगर्मियों की तरफ अगर कोई जाता है तो ऐसी सरगर्मियों की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी, खासतौर से उनके होते हुए। और दूसरी बात यह कि खुद न सिर्फ वो बल्कि मरकजी सरकार और वज़ीर आज़म का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि आज के वक्त में भी वज़ीर आज़म ने सबसे खास दिलचस्पी अगर किसी रियासत या मरकजी खित्ते में जाहिर की है तो वो जम्मू कश्मीर है, इसलिए यहाँ पर किसी को इस तरह की सरगर्मियों की इजाजत ना पुलिस, सिविल और बाकी एजेंसियां और इंतजामिया आज के दिन में देने वाली है। मनोज सिन्हा साहब का मानना था कि पाकिस्तान बंदूक से काम कर रहा है और हमने अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के डंडे से काम करवाया है, और यही वजह है कि दोनों की लड़ाई में अमन की जीत हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो कुव्वतें मजबूत हो रही है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत की जड़ों को मजबूत देखना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने साफ कर दिया कि 5 अगस्त को लेकर कुछ सहाफ़ियों की तरफ से उन्हें फ़ोन आए थे, तफसीलात फराहम की गई थी, लेकिन जो कुछ बाद में रियावादी के अंदर देखा गया उससे खुद ही जवाब आ रहा है कि लोग उतने खौफजदा इस पूरे मामले से नहीं हैं। और तीसरी बड़ी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दी है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ खुद साख्ता कश्मीर एक्सपर्ट्स जम्मू कश्मीर के मामले को इतना पेचीदा बैनुल-अक़वामी सतह पर बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उन्हें जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल से नावाकिफ़ है वो, और वो एक सेट एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका काउंटर अब बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली के अंदर इस किताब के रस्मी रोनुमा जो बशीर असद साहब की तरफ से लिखी गई थी उसके रस्मी रोनुमाई पर कही कि जम्मू कश्मीर के लिए अब तरक्याती मंजरनामे और बजट का प्रोसेस जो है वो माजी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़कर बेहतर भी हो गया है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की ओर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और देने के दर पर है। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर की आबादी अगरचे 1.25 या 1.30 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ का बजट जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में जब आप देखेंगे तो कदरे बेहतर आपको नजर आएगा। ताहम उसके बावजूद भी अगर कहीं इलाकों के अंदर मुफलिसी या बैकवर्डनेस है, पिछड़ा हुआ इलाका है, तो उसकी जिम्मेदारी किसको तायुन करनी होगी। यही वजह कि अब की बार जिस तरीके से बजट प्रोसेस को हाथ में लिया गया है, आने वाले 5 से 8 सालों के अंदर नुमाया तब्दीली जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मनोज सिन्हा दिल्ली के अंदर कल दिन भर बोल रहे थे, और खबर इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बात उन्होंने साफ कर दी कि उनके होते हुए अब किसी भी कीमत पर हड़ताल की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात कि जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है उसका काउंटर भी किया जाएगा, और काउंटर करने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से भी करते हैं। मुल्क के अंदर 16 तारीख यानी 16 जनवरी पहला ही महीना था और तीसरे हफ्ते में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया था, लेकिन अब मजीद तैयारियां इसमें और वसअत देने की तैयारी हो रही है। जाइडस कैडिला कोविड वैक्सीन को जहां पर हंगामी मंजूरी मिल चुकी है, वहीं पर अब बच्चों के लिए 3 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उन पर कंपनी ट्रायल करने जा रही है। और कोविड-19 वैक्सीन मुल्क के अंदर ये 5वीं ऐसी वैक्सीन है जो बिना सुई का इस्तेमाल किए लगाई जाएगी। इस तरह की पहली, लेकिन कुल मिलाकर ये 5वीं वैक्सीन होगी मुल्क के अंदर जो इस्तेमाल होगी। और अब ट्रायल्स का आगाज बाकायदा जाइडस कैडिला की तरफ से की जाएगी, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से साफ किया गया है कि अब उन्हें अथॉरिटीज ने जहां हंगामी मंजूरी दे दी है, सरकार की तरफ से उनको नॉड मिल गया है, तो बच्चे 3 से 12 साल की उम्र के हैं, मुमकिन तीसरी लहर में उनका खतरा शायद हो सकता है कि वो इसका शिकार हो, इसलिए पहले से इसके ट्रायल्स आगाज कर दिया गया है।
इमरजेंसी ट्रायल के लिए डीसीजीआई की तरफ से अप्रूवल मिल गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, और 3 से 12 साल के बच्चे के लिए अब कैडला जो है वो वैक्सीन बना रहा है और ये दवाई जो है वो दे रहा है। कुछ सवालों के जवाब भी उनके ज़िम्मेदारों की तरफ से दिए गए हैं और ये कहा गया कि इमरजेंसी और यूज़ के लिए जिस तरीके से डीसीजीआई ने अप्रूवल दी है उससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी जो है वो मिल सकती है। ताहम ये वैक्सीन अवेलेबल कब होगा, ये दवाई अवेलेबल कब होगी, तो माना गया कि एंड ऑफ द सितंबर जो है ये दवाई मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होगी और लार्ज क्वांटिटी में ये अक्टूबर के वस्त में पूरे मुल्क के अंदर मिल सकती है। सितंबर एंड के अंदर ये आएगी, अक्टूबर के वस्त में पूरे मुल्क के अंदर इसकी ये दस्तयाब होगी। दूसरी बड़ी बात, जब साइड इफ़ेक्ट्स की बात कही गई तो कहा गया कि ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया गया जी 50 सेंटर्स के अंदर मुल्क के अंदर, और उन 50 सेंटर्स के अंदर 28,000 वॉलंटियर्स को सामने रखा गया था, उनके ऊपर ये दवाई जो है इस्तेमाल हुई है। लेकिन उस दौरान 14,000 बच्चे जो थे वो 12 साल की कम उम्र के थे या 12 से 18 साल के दरमियान थे, जिस दौरान कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक उन्हें देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद ही ये जो डीसीजीआई है उनकी तरफ से इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अप्रूवल दे दी गई है। तो कोविड की तीसरी लहर, बच्चे ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छी खबर ये कि वैक्सीन कारी या दवाई का अमल भी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो सामने रख रही है। जी आसिफ, चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और अहम फैसले की, और फैसला अहम इसलिए अपने आप में चूंकि इस तरह का इकदाम काफी वक्त के बाद शहर श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर सरकारी जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मुंतकिल करने का फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया गया और पंथा चौक के अंदर 25 कनाल जमीन पर अब यात्री निवास के साथ साथ जो दफ्तर है वो यहां पर कायम किया जाएगा। बगैर प्रीमियम के 10 रुपए किराया सालाना जो है वो देना होगा, अदा करना होगा मुतल्लिकीन को, और 40 साल तक लीज पर, यानी जो कुल मुद्दत रहेगी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से 40 साल तक जमीन श्राइन बोर्ड के पास रहेगी। और इस एग्रीमेंट पर हतमी जो फैसला है वो इंतजामिया को जब लेना है तो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर का भी अहम फैसला, उनकी अहम भूमिका रहने वाली है इस फैसले। यानी कई लगभग 1.5-2 साल पहले से ये मामला जो था वो ज़ेर इल्तिवा में पड़ा हुआ था, समाअत चल रही थी, और फिर आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग 14 अगस्त को ली थी, उसी दौरान ये फैसला हुआ था कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर श्राइन बोर्ड है इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर और दीगर चीज़ें बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, अलॉटमेंट होनी चाहिए, और उसी वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी गई थी कि शहर के अंदर अलॉटमेंट जो है वो करवाई जाए। उसके बाद खबर यह है कि 25 कनाल ज़मीन जो पंथा चौक के अंदर थी और जिस पर एसडीए का कब्जा था, यानी एसडीए की मिल्कियत वो थी, उसके बाद रेवेन्यू पेपर्स को तब्दील करके वो ट्रांसफ़र कर दी गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अब बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है वो MOU साइन करेंगे। श्री माता ये जो SASB हमारा श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनके साथ एक बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के खदुखाल को जब आप देखेंगे तो उसमें वहाँ पर दफ्तर बनाना है, दफ्तर के साथ साथ जो है वो कुछ बुनियादी ढांचा खड़ा करना है, और उसी के लिए ये ज़मीन जो है वो दी जाएगी, और 40 साल के लिए जो है ये पीरियड जो है वो लीज पर कर दिया गया है, और 10 रुपया पर कनाल जो है सालाना इसको प्रीमियम, ये जो है फीस या आप इसको बोलिए किराया अदा करना होगा, कोई भी प्रीमियम जो है वो नहीं देना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिविल सेक्टर की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑर्डर दे दिया गया है, और अब श्राइन बोर्ड का बाज़ाब्ता तौर पर पता होगा जी पंथा चौक, बहुत जल्द वहां पर भी काम शुरू किया जाएगा। चलिए जब बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं, और खबर जरा आपको बताते हैं उस कमेटी की जो पिछले 4 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर थी, और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की कमेटी ने जहां मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ऑन स्पॉट विजिट्स किए, अफसरों के साथ तबादला ख्याल किया, और ग्राउंड ज़ीरो का एसेस करने के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। वहीं पर आज ये कमेटी जो है वो अपना टूर वाइंड अप करने के बाद वापस जा रही है, लेकिन वापस जाने से पहले उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट
के प्रोग्राम को भी रिव्यू किया है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आफात समावी के दौरान किस तरीके के अरेंजमेंट्स हमारे पास, अगर ऐसा कुछ होता है और अगर ऐसा रियासत के अंदर कोई हालात बनते हैं तो हमारे पास अरेंजमेंट्स क्या है, प्रिपरेशंस क्या है, उसको देखते हुए कल कटरा के अंदर उधमपुर कटरा के अंदर जो है वो रिव्यू लिया गया है। और रिव्यू उस वक्त लिया गया जब कमेटी के तकरीबन 8 से 9 मेंबर जो है उन्होंने कटरा जाकर माता वैष्णो देवी की दर्शन भी किए और वापसी पर उन्होंने रिव्यू किया। और रिव्यू के दौरान जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उन्होंने डिटेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पर की है कि श्राइन बोर्ड जो है वो क्या कुछ करने जा रहा है, अरेंजमेंट्स कैसे है और किस तरीके से मुस्तकबिल के प्रोग्राम को जो वो लिया जा रहा है। और माना जा रहा है कि आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला जिसकी सरबराही आनंद शर्मा कर रहे थे वो आज नई दिल्ली के लिए वापस रवाना होगी। इससे पहले उन्होंने लेह का भी दौरा किया था और लेह के अंदर उन्होंने ITBP और दीगर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ भी तबादला ख्याल किया था। और बुनियादी सतह पर जो ढांचे तामीर होने चाहिए, जो तरक्याती मनसूबे हाथ में लिए जाने चाहिए या लिए जा रहे हैं, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू जो है वह की गई है। 2 रियासतों के लिए ये कमेटी क्यों अहम है जी? जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर जो भी फैसला लेना है, चाहे तरक्याती मनसूबों के हवाले से हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई फैसला लेना हो, तो सब कुछ जो आता है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर आने की वजह यह है कि ये कमेटी जब रिपोर्ट करेगी तो होम मिनिस्ट्री पार्लियामेंट के अंदर करेगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकती है और फीडबैक जो है वो होम मिनिस्ट्री को मिल सकता है कि किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बना हुआ है। यही बात आप याद रखिएगा कि कमेटी के सरबराह आनंद शर्मा ने इससे पहले श्रीनगर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद के मामला पर गुफ्तगू हुई थी। और बात आनंद शर्मा की तरफ से ये कही गई थी कि वो जाती तौर पर ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड का दर्जा जो बहाल हो और बहुत जल्दी से चुनाव भी जम्मू कश्मीर के अंदर करवाया जाए। जी बिल्कुल, ये एक तरफ की कमेटी, लेकिन दूसरी कमेटी की भी आपको तस्वीरें साथ साथ बता रहे हैं क्योंकि ये वो कमेटी है जिसका दौरा श्रीनगर का है। आज दूसरा दिन है और कल पहले दिन, जहां पर चूंकि शहरी तरक्की पर यह कमेटी है मरकजी सरकार की, तो ये भी मुख्तलिफ मंसूबे जो टाउन के अंदर और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर के बाद एक प्रोग्राम शुरू किया गया था माई टाउन माई प्राइड नाम से, जिसके तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू करके करोड़ों रुपए सर्व करने की बात कही गई थी। तो उन मंसूबों के तहत या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर जो अभी तक काम चला है वो कितना सही रहा है, काम शफाफियत के साथ हुआ या नहीं, कहां पर कितनी रकमात खर्च हुई हैं, उसका भी जायजा लिया गया। और बिमना ग्रीन स्पेस एरिया समेत डल झील के आसपास कल जायजा लिया गया। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और दीगर जो अरकान थे वो भी इस कमेटी के साथ थे, उनके जिम्मेदारान के साथ थे। और शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इकदाम किए हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। मगर तशवीश का इजहार कमेटी के चेयरमैन की तरफ से किया गया है, खासतौर से डल झील की हालत पर, क्योंकि कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर आज खुद मेंबरान ने नोटिस लिया कि पैसा तो बहुत खर्च हुआ, लेकिन आज के वक्त में भी शान रफ्ता बहाल करने के लिए जो सरकार की तरफ से जितना पैसा खर्च करके इकदाम हुआ था वो शायद जमीन पर नहीं दिखा, जिस पर नाराजगी भी मेंबरान में दिखी है और कमेटी के जिम्मेदारान। इसीलिए एक एक करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स का कल ब्रीफ भी उन्हें किया जा रहा था। तमाम रिपोर्ट्स हैं और अगले 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मरकजी सरकार को सौंप दी जाएगी, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की रहनुमाई ये कमेटी करेगी, वहां पर नुमाइंदगी होगी। अगर कोई कमी 5 अगस्त 2019 के बाद रही होगी तो वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। चलिए जी, अब जरा बात करते हैं साबिक आर्मी चीफ की, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ का बयान जम्मू कश्मीर और तालिबान के हवाले से इंतहाई अहम माना जा रहा है। साबिक आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी का बयान आया है। जनरल शंकर रॉय चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया है कि हालात को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जाया जाए, आउटरीच किया जाए, उनके मामलों और मसाइलों को सुना जाए और हल निकालने की कोशिश की जाए। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर रॉय चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि आउटरीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत एक सेक्युलर मुल्क रहेगा और है, और यहाँ की डेमोक्रेसी वैल्यूज़ को टॉप एजेंडे में रखा गया है और रखा जाएगा। इस बात की यकीन दहानी भारत के अंदर के लोगों को और भारत की इस्टेब्लिशमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करनी होगी, क्योंकि जो तालिबान की जो सूरत हाल बन रही है, जिसके बाद ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की जीत
जीत और तालिबान की जीत के साथ भारत की शिकस्त हुई है, इससे काफ़ी कुव्वतें जो है वो मजबूत हो रही है। और जिन कुव्वतों का उन्हें अंदेशा है उनमें जैश ए मोहम्मद जैसी ममनुआ तंजीम के साथ साथ लश्कर और दीगर तंजीमें भी हैं जो जिनके हौसले अफगानिस्तान के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल के बाद काफ़ी बुलंद है और पाकिस्तान उनकी शय कर रहा है, उनकी शय पर है और उनकी पूरी पुष्ट पनाही कर रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेकर हर कदम उठाया जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बताया जाए कि जमहूरियत और सेक्युलरिज्म जो है वो एक मेन एजेंडा है जी भारत का, और इसी के साथ हमने आगे बढ़ना होगा। जनरल शंकर राय चौधरी का बयान उस वक्त सामने आया है जब महबूबा मुफ्ती की इंतबा सामने आई थी। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात रखी थी जब पाकिस्तान और सऊदी समेत अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो हमारे सामने है। इस बीच जनरल शंकर राय चौधरी का बयान भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग बयान है और आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है उसकी अक्कासी कहीं ना कहीं इस बयान के अंदर आप देख सकते हैं। अब आपको अब थोड़ा सा इसको और आगे देख लीजिए। कल आईजीपी कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, त्राल में मिलिटेंट मारे गए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशिए में भी यही सवाल पूछा गया कि तालिबान की पेशकदमी अगर जम्मू कश्मीर या जम्मू वादिया कश्मीर की ओर होती है तो क्या कुछ सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर मैकेनिज्म और बिहेवियर को अडॉप्ट किया जा रहा है। अगरचे डायरेक्टली उन्होंने कोई बात नहीं की, ताम उन्होंने साफ कर दिया कि दरअंदाजी करने वाले शख्सों को बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग इधर आएंगे वो मारे जाएंगे। इससे पहले आर्मी के एक फॉर्मर ऑफिसर ने श्रीनगर के अंदर क्या कुछ कहा था जब उनसे भी तालिबान का सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हालात खुद फैसला करते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। ताम आर्मी का मौक़िफ़ काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर उस वक्त भी सामने था। तो ये तो बात थी जनाब साबिक आर्मी चीफ शंकर राय चौधरी की, जिन्होंने तालिबान और जम्मू कश्मीर और भारत के हवाले से अपनी बात सामने रखी है। अब ज़रा आते हैं वापस जनाब जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना का कहर है और कोरोना के कहर के बीच जहां सभी SOPs को बालाए ताक रखा जा रहा है वहीं पर सरकारी आदादोशुमार भी सामने आए हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, लेकिन 1 अप्रैल के बाद भी आपको बताते हैं सूरत हाल कैसी रही है। पहले तो ये 24 घंटों में 144 नए केसेस आए हैं, 100 से ऊपर अब तादाद जारी है कॉन्टिन्यूसली। कल 160 तक पहुंच गए थे। 126 लोग रिकवर हुए हैं, सेहतियाब हुए हैं पिछले 24 घंटों में और कोई डेथ जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। कल एक मरीज की मौत हुई थी। आज की जहां तक ये जो आदादोशुमार बता रहे हैं, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंसर्न महकमे की तरफ से लगातार आदादोशुमार जारी किए जाते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक, महकमा सेहत के मुताबिक 143 दिन जो 21 अगस्त तक 1 अप्रैल से गुजरे हैं, इसमेम 2407 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इस दुनिया से चल बसे हैं कोविड में मुब्तला होकर। जम्मू में 761 के आसपास लोग हैं, 362 आज के वक्त में श्रीनगर के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है, 761 जम्मू के अंदर ये तादाद बनती है जो सरकारी आदादोशुमार जारी किए गए हैं। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर के अंदर 21 अगस्त तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 2407 मुतासरीन की जान गई। सबसे ज्यादा 1504 लोगों की मौत जम्मू सूबे में हुई। 903 अफराद जिनकी जान गई है कश्मीर वादी के अंदर। ये दोनों खित्तों की सूरत हाल है। 24 से ज्यादा अमवात। तेजी से लोगों को मुतासिर करने वाली दूसरी लहर, जहां पर 761 अमवात जिला जम्मू के अंदर हुई। 362 लोगों ने अपनी जान श्रीनगर के अंदर गंवाई है। ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात है और दोनों सूबों को जब आप देखते हैं तो 1500 प्लस एक जगह और जम्मू सूबे के अंदर जहां पर 1500 प्लस, कश्मीर के अंदर भी 900 से ज्यादा अमवात 24 पिछले इन 143 रोज में हुई है। सरकारी आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि श्रीनगर शहर में वायरस से मरने वालों की तादाद जो कि 472 थी और दूसरी लहर के दौरान 362 रही है। पहली और दूसरी लहर का जब आप मुवाजना करते हैं, दूसरी लहर में अमवात जरूर श्रीनगर के अंदर कम हुई है, लेकिन ओवरऑल जो फिगर्स हैं वो खतरनाक इसलिए रहे क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भी या नौजवानों की मुतासरीन की एक तादाद सामने बहुत बड़ी आई थी। 834 तक मरने वालों की तादाद पहुंच गई थी। 362 जो दूसरी लहर के दौरान रही और कुल मिलाकर 834 ये बन गए थे पहले और दूसरी लहर के दौरान। मुमकिन तीसरी लहर से ये सारी सूरत हाल है। बारामूला जहां पर 250 से ज्यादा अमवात हुई थी और 180 पहली लहर में, 102 लोगों की मौत हुई है दूसरी लहर में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो इस वक्त सबसे ऊपर हैं। वहीं जब आप जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू के अंदर 1504 लोगों ने अपनी जान पिछले 143 रोज में गंवाई है पहली और दूसरी लहर के बीच में। लेकिन इन सब के बीच में खतरनाक सूरत हाल तब है जब दूसरी लहर में एक ही जगह तकरीबन
सबसे ज्यादा 761 लोगों की मौत हुई है। और इनमें जो एक नया वायरस जम्मू के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर भी जो डिटेक्ट हो पाया था, उसमें भी कुछ मरीजों की मौत हुई थी। तो 2 दर्जन के आसपास वो डेथ्स भी इसी में मर्ज की गई हैं। 400 प्लस अमवात सिर्फ जम्मू जिले के अंदर होना, जम्मू प्रोविंस के अंदर, और उसके बाद राजौरी जिला, रियासी जिला और सांबा, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे ज्यादा अमवात पहली और दूसरी लहर में हुई हैं। और आज के वक्त में सरे फहरिस्त है 761 एक जगह, 362 एक जगह, और 143 दिनों का ये जो सफर है इसमें 144 मुतासरीन की आज की तादाद को अलग रखिएगा तो ये तादाद 2400 के पार पहुंच जाती है मरने वालों की, और 1 लाख तक जाके पहली और दूसरी लहर की। बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि ब्लैक फंगस को लेकर भी सरकारी आदाद शुमार जो है वो सामने आए हैं, और ये कहा है कि 40 से ज़्यादा ब्लैक फंगस केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। और ये ब्लैक फंगस केसेस जो हैं ये इंतहाई अहम बनते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कुछ जनाब हुआ है, आदाद शुमार सिर्फ इसलिए हमने रखे क्योंकि न तो दफ्तरों के अंदर, न तो दफ्तरों के बाहर, न बाज़ारों के अंदर और ना ही इबादत गाहों के अंदर SOPs को 100% फॉलो किया जा रहा है। और ये SOPs को हमने तब तक फॉलो करना होगा, ये भी कल कहा गया था कि नेक्स्ट 100 डेज जो हैं जी बड़े क्रूशल होने हैं, इसलिए बड़ा एहतियात बरता जाए। लेकिन जो हाल मुल्क के अंदर है वही हाल जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। लेकिन फिर भी दिल्ली और दीगर रियासतों को जब आप कंपेयर करेंगे जम्मू कश्मीर के एतबार से, तो मास्क का एहतमाम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इन इलाकों के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के एतबार से मास्क का भी जनाजा निकला है। सोशल गैदरिंग अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर सरकारी तौर पर पाबंदियां नहीं लगाई गई तो खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो अभी कोरोना का कहर है कहीं ना कहीं मुल्क भर के अंदर भी जारी है, और उसका असर वादी कश्मीर जो बिल्कुल छोटी सी एक रियासत है लेकिन यहाँ पर भी इसका असर जो है वो साफ नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा एड्स की भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि सरकार ने भी कमर कस ली है। बिल्कुल, एड्स के हवाले से भी मनसूबाबंदी सरकार की तरफ से बनाई गई है और जम्मू कश्मीर में एड्स के खिलाफ कसीरुल जहती जो मनसूबा है उसके तहत कुछ ग्रुप तश्कील दिए गए हैं, और हुकूमत की जानिब से HIV एड्स के खिलाफ अब इस पर सख्त रद्द-ए-अमल या इस पर जो मुहिम शुरू की गई है उसको मजीद मुस्तहकम करने की गर्ज से 4 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक ऑर्डर जो जारी किया है उसमें ये बताया है कि कोविड की रोकथाम, इलाज और जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए बाहमी ताउन और खिदमात की अंजामदही के लिए 4 ग्रुप्स को तश्कील देना। इनका सिर्फ ये मकसद है कि पिछले 10 से 15 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो एड्स से बचाव और कंट्रोल की जिम्मेदारी जो अब तक दी गई थी उसमें कितना काम हुआ है। दूसरा, आगे की जो हिकमत अमली है इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो फाइनेंशियल कमिश्नर भी हेल्थ के रहे हैं, और उन को इस वक्त जिम्मेदारी देने का ये मकसद है कि ये जो 4 ग्रुप्स हैं उनकी निगरानी में काम करेंगे। एक वसी तजुर्बा है, हर जिले के अंदर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट सतह तक कितने इस वक्त कंट्रोल रूम, कहां पर कितनी जिम्मेदारियां जो अब तक दी गई थी उसके तहत काम हुआ है। जो एक्शन प्लान इससे पहले इंतजामिया ने साल 2016 में जो तश्कील दिए थे, जो ग्रुप्स बनाए थे, उसकी तादाद बढ़ाकर अब 4 तक पहुंचा दी गई है। मनसूबाबंदी मजीद बेहतर करने की कोशिश है, और कोशिश अब यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ग्रुप्स पहुंचकर अलग अलग कमेटियों के तहत काम करें और उन कमेटियों को ये जिम्मेदारियां दी जाएं कि एड्स से बचाव, कंट्रोल और लोगों में बेदारी मुहिमों को मजीद तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज के वक्त में काम किस तरीके से करना है उसके लिए हतमी प्लान वो तरतीब दिया जाएगा, और हर जिले के अंदर एक कमेटी तश्कील देकर जिसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये होगी कि वो तकरीबन हर इलाके के अंदर, हर गांव और देहात के अंदर कोशिश ये करेगी कि उस मुहिम को जो मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई, मरकजी वजारत सेहत ने शुरू की है, एड्स से बचाव के लिए और इसके कंट्रोल के लिए, इलाज, देखभाल के लिए फौरी तौर कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए अवामी बेदारी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हो रही है तो आपको एक और अहम फैसले की बात बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक मेला मुनक्किद करने जा रही है, और मेला किसके तहत होगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं। 75 साल जब अगले साल यानी 2022 में मुल्क को आज़ाद हुए हो जाएंगे तो मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से एक मीटिंग की गई, तमाम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इस पर मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। लेकिन जो अब तक
सरकार की तरफ से 75 साल जब यौम आज़ादी के मुकम्मल हो जाएंगे तो इस पर सरकार की तरफ से जो अब तक पैसा खर्च किया गया है, कितने प्रोग्राम्स हुए हैं, वो तमाम जानकारी मरकजी सरकार को दी गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अब जो प्रोग्राम होंगे, एक मेला मुनक्कद करने की सरकार की तरफ से तैयारी की गई है और मरकजी इलाकों में 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी के कितने प्रोग्राम्स अब तक हुए हैं और नौजवानों की शराकतदारी कितनी अहम रही है, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। मरकजी जॉइंट सेक्रेटरीज को जो आरडीडी का मुख्तलिफ पंचायतों का अब तक दौरा कर रहे थे, वहां पर भी प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन इस मेले का मकसद ये होगा कि 1 साल तकरीबन अभी सरकार के पास है, जिसमें सकाफत और ख़ासतौर से तारीखी एतबार से इसलिए काफ़ी अहम कुछ रियासतों और यूटीज़ के लिए माना जा रहा है कि जहां पर सरकार इस प्रोग्राम के ज़रिए जो तारीखी अहमियत के हामिल ऐसे मकामात हैं या कुछ खूबसूरत इमारतें आज के वक्त में भी हैं जिनको शायद हुकूमत अगर आज के वक्त में बचा नहीं सकी, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश और दुनिया के सामने एक बार फिर सयाहत के फ़रोग के लिए भी शायद एक इक़दाम हो सकता है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जानकारी दी है कि तकरीबन 28,000 मुख्तलिफ जो इदारों के इस वक्त नौजवान हैं, उनमें जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद जिनकी बनती है, उन्होंने शिरकत की है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा किया है। 28,000 इदारों के 10 लाख नौजवानों ने शिरकत अब तक की है, जो चीफ सेक्रेटरी ने मरकजी हुकूमत को बताया है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, मेले की तैयारियां हो रही हैं, अब तक जो प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए हैं, सरकार की तरफ से अमृत महोत्सव नामी जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, आज के वक्त में क्या कुछ सिचुएशन है? तकरीबन हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश थी और मेले की तैयारियों के हवाले से मजीद क्या कुछ ब्रीफ किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए आसिफ, अगर बात करें इस मेले को लेकर, इस मेले का इम्पैक्ट जो है खास तौर पर सरकार जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ओवरऑल जिस तरीके से अभी जो सिचुएशन खास तौर पर इस 75th इंडिपेंडेंस पे देखने को मिल रही है, जिसमें आपने देखा कि साफ तौर पर जो हमारे अरुण कुमार मेहता जी है, जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 फीट फ्लैग जो है वो हारी पर्वत फोर्ट पर इस बारी जो है लहराया भी गया है और जो एक ओवरसीइंग साइट है शहर श्रीनगर की। तो खास तौर पर इस वीक लॉन्ग फेस्टिवल के साथ साथ जो चीजें आगे जुड़ेगी उसमें कई सारी चीजें खास तौर पर डल लेक को लेकर होगी, खास तौर पर हाउस बोट्स को लेकर होगी और कई सारे ऐसे जी हाँ लेक्स को लेकर होगी जिसका एक इम्पैक्ट होगा। इस फेस्टिवल के साथ साथ रिच कल्चर की बात की जा रही है, रिच हेरिटेज या ट्रेडिशन की बात की जा रही है, जो कि इस मेले में जो है खास तौर पर जिसे जोड़ा जाएगा। और इसमें एक और बड़ी बात यह भी है कि आने वाले नेक्स्ट जो ये सीजन होगा या जो दिन होंगे उसमें 75 सूफीज के जो हेरिटेज साइट्स है उस पर काम होगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो 75 रोड्स या 75 स्कूल्स के हाथ देखा जाए जो नाम है अनसंग हीरोज के, उस पे इसका नाम होगा। यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन को लेकर 75 एक्टिविटीज जो होंगी वो अब सुनने में आ रहा है कि 365 दिन, जो आने वाले 365 दिन में उसमें 75 एक्टिविटीज होंगी। और इसके साथ साथ टूरिज्म की बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये 3 महीने का टूरिज्म फेस्टिवल भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो खास तौर पे यूटी की डेवलपमेंट को लेकर इन एक्टिविटीज में शामिल होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो यूथ है, वो अब आगे आना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए आगे आना चाहे, चाहे वो कल्चर के जरिए आगे आना चाहे। कोशिश सरकार की यही है, जो काफी टाइम से चीजें ड्रैग हुई है, जो काफी टाइम से नौजवानों को चीजें नहीं मिल पाई हैं अपना हुनर संवारने में, अपना फ्यूचर संवारने में, आने वाले टाइम में जिस तरीके से फेस्टिवल्स को आगे प्रमोट किया जा रहा है, इसमें एक अच्छी खासी पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो मजीद कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, कुछ अहम खबरें हैं और उसके बाद कॉल्स की तरफ चलेंगे। आखिरी 20 मिनट में आपको प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।